नमस्कार। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सत्तू पहाड़ी ब्लॉग। तो आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो होने वाला है देवभूमि उत्तराखंड के चमोली ज़िले के दसोली ब्लॉक के खूबसूरत गांव सरतोली से। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 होने जा रहे हैं। तो उसी क्रम में हमारा जो क्षेत्र है सरतोली क्षेत्र, तो सरतोली क्षेत्र से हमारे बड़े भाई दिनेश गुसाई जी, डॉक्टर साहब भी क्षेत्र पंचायत सदस्य की प्रबल दावेदारी कर रहे हैं। तो क्या है उनका चुनाव का विजन इस चुनाव में, तो आइए जानते हैं। तो गुसाई जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। धन्यवाद सत्येंद्र भाई जी। तो सबसे पहले जो अभी दर्शक, वैसे तो पूरा क्षेत्र आपको जानता है, लेकिन जो लोग आपको नहीं जानते हैं तो एक बार आप उनके लिए अपना परिचय दे दीजिए। सबसे पहले मैं दिनेश गुसाई, आपने डॉक्टर बोला, मैं आपको बता रहा हूँ मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक मामूली सा फार्मासिस्ट हूँ, छोटा सा, और यहाँ पे जन सेवा करता हूँ गांव में। तो थोड़ा बहुत काम आता है, तो इसकी वजह से लोग मुझे डॉक्टर बोलते हैं। क्षेत्र की जनता प्यार से गुसाई जी को डॉक्टर साहब बोलती है। तो जी, मैं मना भी नहीं कर पाता हूँ जी। इसलिए। तो गुसाई जी, आप क्षेत्र की जनता जानना चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है? मेरी बीएससी हुई थी, बीएससी के बाद फार्मेसी, जी, उसके बाद इस लाइन में आ गया मैं। जी हाँ। तो मेडिकल लाइन में। जी, तो एक आप साल मैंने डॉक्टर के साथ ट्रेनिंग की, उसके बाद मैंने खुद का काम शुरू किया, और आज मेरे को लगभग 15 साल हो चुके हैं मेडिकल लाइन में काम करते हुए, रूरल एरिया में, वो भी। जी हाँ। तो आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि गुसाई जी का अपने पैतृक गांव सरतोली में अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी है, और इसके साथ साथ वो बैंकिंग सेवाएं भी क्षेत्रवासियों को, ग्रामवासियों को प्रदान करते हैं। तो गुसाई जी, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। जी जी। तो आपका यह राजनीति में पहला कदम है, तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? ये मेरे लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण होगा राजनीति में कदम रखना, क्योंकि मैं इससे पहले कभी राजनीति में उतरा नहीं हूँ। और लेकिन अपने 13 सालों के गांव में रहने के एक्सपीरियंस के बाद मुझे लगा कि मुझे राजनीति में उतरना चाहिए, और कई लोगों ने मेरे को अप्रोच भी किया उतरने के लिए। तो इसलिए मैं उनके कहने पे और खुद सोच समझ के इस क्षेत्र में उतरा हूँ कि इस क्षेत्र में भी मुझे कुछ करना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं इस क्षेत्र में कुछ कर सकता हूँ आगे, तो इसलिए मैं इस क्षेत्र में उतरा हूँ। तो गुसाई जी, आप को किसी राजनीतिक दल का समर्थन प्राप्त है, या आप निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर रहे हैं? ये तो छोटा चुनाव है, इसमें राजनीति पार्टी से कोई मतलब नहीं होता है। ये फिर भी कई राजनीतिक दल समर्थन देती है प्रत्याशियों को अपना, या आपको किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन प्राप्त है या नहीं है, या आप निर्दलीय ही चुनाव मैदान में उतर रहे हैं? इसमें समर्थन से मतलब नहीं होता है, छोटा चुनाव है। जिला पंचायत स्तर पे आप बोल सकते हो कि किसी पार्टी से, लेकिन ये क्षेत्र पंचायत में है। हाँ, मैं पार्टी से बीजेपी पार्टी से कार्य करता हूँ 2-3 सालों से पिछले, लेकिन अभी ऐसे पार्टी का कोई अप्रोच नहीं। मैं अपनी खुद की उससे खुद किस तरह से आप चुनाव मैदान में उतर रहे हैं? हाँ। जी हाँ। तो गुसाई जी, जैसा कि आपको पता ही है, हमारा जो क्षेत्र है सरतोली भतंग्याला, तो हम क्षेत्र के प्रमुख मुद्दों पे बात करेंगे, शिक्षा पे बात करेंगे। तो सभी को पता है कि हमारे क्षेत्र में अभी तक इंटर कॉलेज नहीं खुल पाया इतने वर्षों के बावजूद भी। तो आप चुनाव जीतने के बाद आप शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान करना चाहते हैं, कि आपके प्राथमिकता क्या रहेगी, कि मतलब आप अपने कार्यकाल में कि हमारे क्षेत्र में इंटर कॉलेज खुलना चाहिए, आपके क्या योजना है इसके लिए? खुलना तो चाहिए था, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हो गई कि यहाँ खुल नहीं पा रहा है।
उसके लिए हमने कोशिशें भी की थी, विधायक साहब से भी मिले थे, गुरुजी भी आए थे हमारे साथ, तो सिमली विधायक जी के निवास पे भी गए थे। लेकिन ऐसी परिस्थितियाँ हो गई अब गांव की कि खुलना कुछ टफ लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर यहाँ का जो रेशियो होता है छात्र संख्या बहुत कम हो चुकी है। पहले की अपेक्षा जब खुलने की कोशिश कर रहे थे उस टाइम तो अच्छी थी, लेकिन जब खुला नहीं तो धीरे धीरे वो उससे भी और ज़्यादा कम हो गए हैं, जिससे कि अब मुश्किल लग रहा है ये स्कूल खुलना। यहाँ पे इंटरमीडिएट की राह थोड़ा मुश्किल सी लग रही है। हम कोशिश तो करेंगे अगर आगे मौका मिला, लेकिन अभी के हिसाब से मुश्किल कोशिश करेंगे, गोसाई जी का कहना है कि वो कोशिश ज़रूर करेंगे। कोशिश तो करना ही है, तो हो सकता है तो। जी, तो आप जैसे कि आप स्वास्थ्य के क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, तो आप क्षेत्र पंचायत सदस्य बनने के बाद क्षेत्र में स्वास्थ्य के लिए क्या कुछ नया करने वाले हैं, क्षेत्रवासी आपसे जानना चाहते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं आपको बता दूं, मैं 13 साल से इस गांव में काम कर रहा हूं, और 13 साल में मैंने इस गांव के लिए लगभग आप बात करोगे तो 13 साल में इस गांव को लगभग 1 करोड़ मेरे यहाँ रहने से 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है। आपने कल बोला था तैयारी करके आना, तो मैं पूरी तैयारी करके आया हूँ, अपने साथ आंकड़े भी लेके आए। जी, आपको आंकड़े दिखा सकता हूँ मैं, क्योंकि ये आंकड़े याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैं लिख के लाया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेडिकल के क्षेत्र में लगा लो जी, मेरे को यहाँ पे 13 साल हो चुके हैं, और 13 साल में इमरजेंसी केस बहुत देखता हूँ मैं। काफ़ी ज़्यादा इमरजेंसी आती है, मतलब, और मैं इसमें से साल के लगा लो 15-20 इमरजेंसी आती है। इमरजेंसी मतलब हाल के आदमी खड़ा नहीं हो पाता है, उसके लिए अगर कहीं ले जाना है गाड़ी बुक करनी पड़ेगी, 2-3-4 आदमी उसके साथ चाहिए होते हैं। यहाँ जब पैदल था तब 8 आदमी चाहिए होते थे कंधे पे ले जाने के लिए। उस टाइम भी मैंने काम किया है, लेकिन अब तो रोड आ गए, रोड के लिए अब लगभग पूरी गाड़ी बुक करनी पड़ेगी इमरजेंसी की हालत में। बिल्कुल। तो उस हिसाब से देखा जाए तो एक साल में 100 केस आते हैं इमरजेंसी के। ऐसे एक साल में 100 केस आते हैं इनके फार्मेसिस्ट में। जी, इमरजेंसी केस मतलब जब आदमी को गाड़ी बुक रातों रात जाना पड़े, या जिस टाइम आदमी बीमार हो, रात के 12 बजे इमरजेंसी आए तो उसी टाइम जाना पड़ेगा। तो 100 केस लगा लो तो आप इमरजेंसी में आते हैं। बिल्कुल। तो ये 100 केस आगे एक साल में, तो एक साल में यहाँ से चमोली मार्केट है, गोपेश्वर हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल, तो वहाँ तक का किराया कितना होता गाड़ी का? 2000 रुपये कम से कम बुकिंग पड़ेगी आपको, किराए गाड़ी बुक करके कम से कम 2000 रुपये। तो आप हॉस्पिटल जाओगे, चाहे आप सिविल हॉस्पिटल में भी जाओगे, तो उसके साथ 2-4 आदमी चाहिए। बिल्कुल चाहिए। तो फिर उनका खाना होता है, रहना होता है, और कितने दिन लग जाए ये भी कोई पता नहीं है। 2 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे। बिल्कुल। एक दिन जाने का और दूसरे दिन जाहिर सी बात है। फिर दवाइयाँ भी लेंगे, दवाइयाँ प्राइवेट लेते हैं। जी हाँ। तो लगभग लगा लो 2000 मैंने गाड़ी का लगाया। बिल्कुल मामूली सा। जी हाँ। वैसे ज़्यादा होता है लेकिन मैं कम लगा। और 2000 हुआ खाना पीना रहना मेडिसिन, चलो कुछ सरकारी मिलेगी लेकिन बाहर से भी मिलेगी। जी हाँ। लेकिन 2000 मेडिसिन का हो गया, तो 4000 रुपये एक आदमी पे खर्चा आता है। तो 4000 एक आदमी का खर्चा हो गया, तो 100 केस पे, एक केस पे बता रहा हूँ। जी। तो 100 केस पे कितना हो गया? 100 केस पे आता है 4 लाख रुपये। 4 लाख रुपये जाहिर सी बात है, एक साल का। तो इसको 13 साल में डिवाइड कर दो आप। 13 साल में डिवाइड करके होता है, मल्टीप्लाई कर दो जी। 13 साल में मल्टीप्लाई करके 52 लाख। 13 साल में 52 लाख लोगों का पैसा बचाया है। मैंने गोसाई जी ने 13 साल में 52 लाख
लोगों का पैसा अपने अपने मेडिकल स्टोर में बचाया है, वो भी गरीब लोगों वो का। भी गरीब लोगों का विशेषकर। अमीर लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं जी हाँ पड़ती, जी, वो आराम विशेषकर से जा गरीब लोगों का सकते पैसा बचाया गोसाई जी ने। हैं। और इसी प्रकार बैंकिंग के क्षेत्र में बैंकिंग के बताता हूँ क्षेत्र मैं में, जी आपको। हाँ बैंकिंग के क्षेत्र में अब किसी को, गरीब आदमी है, 1,000 रुपये 2,000 रुपये खाते में पड़े रहते हैं, बिल्कुल, तो 1,000 रुपये लेने बाजार जाएगा, बाजार जाना पड़ता है, 200 रुपये खर्च करेगा, खर्च करेगा, खाना पीना खाएगा, पूरा दिन 400-500 रुपये उसकी दिहाड़ी कम से खत्म कम होगी। 500 रुपये आना जाना रहना खाना, और दिहाड़ी अलग से दिहाड़ी खत्म अलग होगी। से है, 1,000 रुपये हो रहा है 1000 दिहाड़ी रुपये, लगा के, जी हाँ फिर भी हम उसका हाथ हाफ लगाते, 500 लगाते हैं, 500, दिहाड़ी नहीं लगाई, जी आना जाना खाना, खाना, 500 रुपये एक आदमी का बचता है। जी। तो मेरे यहाँ पर डे 8-10 आदमी आते हैं, बैंकिंग का काम करते हैं। कम से कम एक दिन में 8 से 10 आदमी इनके शॉप में आते हैं, और जो कि गोसाई जी द्वारा उनका पैसा बचाते हैं हर दिन। और जिसमें से 8 आदमी मैं लगाता हूँ ठीक कंडीशन के हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, वो बाजार भी जा सकते हैं। जी हाँ, लेकिन 2 आदमी उसमें ऐसे आते हैं कि उनके पास 1,000 रुपये खाते में रहते हैं, 2,000, 2,000। जी जी, अगर वो बाजार गए यहाँ से, तो बाजार जाके उनके पास घर कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, क्योंकि बिल्कुल जाहिर सी बात है। अब जेंट्स लोग चले गए, वो दारू नहीं पीते हैं, पीते हैं, आना गाड़ी का किराया, किराया, कुछ सामान भी लेंगे तो 1,000 में कुछ वापस नहीं आएगा। बिल्कुल जी, लेकिन अगर वो यहाँ पे मैं उनको 1,000 रुपये विड्रॉल करता हूँ उनके, तो 1,000 2,000, बिल्कुल तो उनका उससे घर पहुँच जाता है। बिल्कुल, उससे वो अपने जो उनकी ज़रूरी आवश्यकताएं होती है वो अपना पूरी करके वो गांव आराम में से ही उनको यहीं पर क्षेत्र स्तर पर ही प्राप्त हो जाती है। सदुपयोग हो सकता है। जी, तो लगा लो 8 में से 2 आदमी पर डे ऐसे आते हैं जिनके पास कम पैसा होता है या मजबूरी होती है पैसा निकालना, हाँ, 1,000 2,000। जी जी, तो इसमें से 500 रुपया एक आदमी का बच रहा है, 2 आदमी का पर डे 1,000 रुपये मैं बचाता हूँ, आप बता रहे गरीब हैं। आदमी का। बिल्कुल जी, तो आप समझ सकते हैं कि गोसाई जी गरीब आदमियों का पैसा मतलब ग्राम स्तर पर ही बचा रहे हैं, तो ताकि गरीब आदमी को बाजार न जाना पड़े, अपना किराया न देना पड़े बाजार जाने के लिए। तो तो आप लोग समझ सकते हैं। महीने का हो गया वो 30,000 ये होता है, जी 30,000 ये बच गया, तो सालाना 36,000 जी ना, हाँ, एक, हाँ 36 दिन का 3,000 जी। मैं मंथली हो गया 30,000, 30,000 30,000 बच रहा है, बच रहा है किसी एक महीने का, गरीब आदमियों का। गरीब आदमी का बच रहा है। और ये 8 साल मेरे को बैंकिंग का काम करते हो गया यहाँ पे, जी तो इसमें लगा लो 28,08,000 रुपये ये बचे हैं जी, गांव वालों के। 28 लाख रुपए। 28,08,000 एक केस पे बता रहा हूँ। जी जी, तो 100 केस पे कितना हो गया? 100 केस पे आता है 4 लाख रुपये। 4 लाख रुपए, जाहिर सी एक बात है, साल 4 लाख, एक साल का। तो इसको 13 साल में डिवाइड कर दो आप। 13 साल में डिवाइड करके होता है, मल्टीप्लाई कर दो। जी 13 साल में मल्टीप्लाई करके 52 लाख 52 लाख, 13 साल में 52 लाख लोगों का पैसा बचाया है, बचाया जो है। मैंने तो गोसाई रोका जी है। ने 13 साल में 52 लाख लोगों का पैसा अपने मेडिकल स्टोर में बचाया है, वो भी गरीब लोगों वो का। भी गरीब लोगों का विशेषकर। अमीर लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं जी हाँ पड़ती जी, है, वो आराम विशेषकर से जा गरीब लोगों का सकते पैसा बचाया गोसाई जी ने। हैं। और इसी प्रकार बैंकिंग के क्षेत्र में बैंकिंग के बताता हूँ क्षेत्र मैं में, जी आपको। हाँ, बैंकिंग के क्षेत्र में अब किसी को, गरीब आदमी है, 1,000 रुपये 2,000 रुपये खाते में पड़े रहते हैं, बिल्कुल, तो 1,000 रुपये लेने बाजार जाएगा, बाजार जाना पड़ता है, 200 रुपये खर्च करेगा, खर्च करेगा, खाना पीना खाएगा, पूरा दिन 400-500 रुपये उसकी दिहाड़ी कम से खत्म कम होगी। 500 रुपये आना जाना रहना खाना, और दिहाड़ी अलग से दिहाड़ी खत्म अलग होगी। से है, 1,000 रुपये हो रहा है 1000 दिहाड़ी रुपये, लगा के। जी हाँ, फिर भी हम उसका हाथ हाफ लगाते, 500 लगाते हैं, 500, दिहाड़ी नहीं लगाई, जी आना जाना खाना, खाना, 500 रुपये एक आदमी का बचता है। जी। तो मेरे यहाँ पर डे 8-10 आदमी आते हैं, बैंकिंग का काम करते हैं। कम से कम एक दिन में 8 से 10 आदमी इनके शॉप में आते हैं, और जो कि गोसाई जी द्वारा उनका पैसा बचाते हैं हर दिन। और जिसमें से 8 आदमी मैं लगाता हूँ ठीक कंडीशन के हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, वो बाजार भी जा सकते हैं। जी हाँ, लेकिन 2 आदमी उसमें ऐसे आते हैं कि उनके पास 1,000 रुपये खाते में रहते हैं, 2,000, 2,000। जी जी, अगर वो बाजार गए यहाँ से, तो बाजार जाके उनके पास घर कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा,
बिल्कुल जाहिर सी बात है। अब जेंट्स लोग चले गए, वो दारू नहीं पीते हैं, पीते हैं आना गाड़ी का किराया, किराया। कुछ सामान भी लेंगे तो 1000 में कुछ वापस नहीं आएगा। बिल्कुल जी। लेकिन अगर वो यहाँ पे मैं उनको 1000 रुपये विड्रॉल करता हूँ उनके, तो 1000 2000 बिल्कुल तो उनका वो सेब घर पहुँच जाता है। बिल्कुल उससे वो अपने जो उनकी ज़रूरी आवश्यकताएं होती है वो अपना पूरी करके वो गांव आराम में ही से उनको यहीं पर क्षेत्र स्तर पर ही प्राप्त हो जाती है। सदुपयोग हो सकता है। जी तो लगा लो 8 में से 2 आदमी पर डे ऐसे आते हैं जिनके पास कम पैसा होता है या मजबूरी होती है मजबूरी पैसा होती है। निकालना, हाँ। 1000 2000। जी जी तो इसमें से 500 रुपया एक आदमी का बच रहा है, 2 आदमी का पर डे 1000 रुपये मैं बचाता आप हूँ बता रहे गरीब हैं। आदमी का। बिल्कुल जी। तो आप समझ सकते हैं कि गुसाई जी गरीब आदमियों का पैसा मतलब ग्राम स्तर पर ही बचा रहे हैं, तो ताकि गरीब आदमी को बाजार ना जाना पड़े, अपना किराया ना देना पड़े बाजार जाने के लिए। तो तो आप लोग समझ सकते हैं। मैंने क्या हो गया वो 30,000 ये होता है, जी 30,000 ये बच गया तो सालाना 36,000 जी ना। हाँ। एक हाँ 36 दिन का 3,000 जी। मैं मंथली हो गया 30,000। 30,000 30,000 बच रहा है, बच रहा है किसी एक महीने का। गरीब आदमियों का। गरीब आदमी का बच रहा है। और ये 8 साल मेरे को बैंकिंग का काम करते हो गया यहाँ पे। जी तो इसमें लगा लो 28 लाख 8,000 रुपये ये बचे जी। गांव वालों के। 28 लाख रुपए। 28 लाख 8,000 28 लाख 8,000 रुपये गांव वालों का बचाया है गुसाई जी ने बैंकिंग के क्षेत्र में। तो ये लगा लो मोटा मोटा 50 मेडिकल से हो गया, इमरजेंसी केसों से, जी हाँ। और 30 ही हो गया 80 लाख 80 लाख रुपए अभी तक गुसाई जी द्वारा ग्राम वासियों का यहाँ पर जो बताया गया है। और तो आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर बचा 20-30 लाख तो वो छोटी मोटी मेडिसिन वो तो लेते हैं लोग। जी उसमें भी कई लोग मार्केट जाते हैं, छोटी मोटी अब कट हो गया है, पट्टी करनी है, उसके लिए भी मार्केट जाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे मैं वो फैसिलिटी है तो वो भी बच जाते हैं, बच मतलब जाती है। 20-30 लाख उसमें भी बच जाते हैं, लगभग 1 करोड़ मोटा मोटा अनुमान लगाओ। आज तक मैंने पूरे क्षेत्र में, इसी गांव में नहीं, पूरा क्षेत्र जिस क्षेत्र से मैं उठा हूँ बिल्कुल और उससे बाहर से भी लोगों के बचाए बचाए हैं। तो तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर पूरा आंकड़ा गुसाई जी ने आप लोगों के समक्ष रख दिया है। तो गुसाई जी एक सवाल मैं और करना चाहूँगा कि आपने जब अपनी फार्मेसिस्ट की पढ़ाई पूरी की, ट्रेनिंग कंप्लीट कर दी, तो आप चाहते तो किसी बड़े महानगरों की तरफ भी अपना व्यवसाय शुरू कर सकते थे, लेकिन आपने अपना गांव ही क्यों चुना? बड़े महानगरों में भी मैं अच्छा पैसा कमा सकता था और कमाया भी है मैंने। जी हाँ। बड़े महानगरों में तो नहीं, लेकिन उत्तराखंडी में कमाया भी है मैंने। जी। लेकिन क्या है, मैंने यहाँ की वो कंडीशन देखी, भौगोलिक, मेरा फार्मेसी करने के बाद मेरा ये मन बना लिया था कि मैंने पहाड़ों में ही काम करना है। पहाड़ों में ही काम करना है कुल मिला करके, क्योंकि यहाँ की कंडीशन हेल्थ के मामले में बहुत पीछे है। तो मैंने कहा पहाड़ों में काम करना है। और सबसे पहले गया मैं घांगरिया हेमकुंड साहिब, वहाँ पे मैंने अपना ओपन किया स्टार्टिंग। 1 साल मतलब डॉक्टर के साथ रहा, उसके बाद 1 साल बाद मैं फील्ड में आ गया था। जी हाँ। तो वहाँ पे मैंने काफ़ी काम किया है, वहाँ पे सीखा भी हूँ मैं। वहाँ पे यात्री आ जाते थे, वहाँ पे भी इमरजेंसी बहुत होती थी, कोई पैदल रूट था, मतलब 19 किलोमीटर पैदल है वहाँ पे हेमकुंड साहिब जी हाँ। गोविंद घाट से। तो वहाँ पे भी काफ़ी काम किया है, सीखा भी है वहाँ पे धीरे धीरे। और इसी तरह सीखते सीखते मैं फिर नंदप्रयाग में खोला डाउन सीजन में। जी हाँ। फिर उसके बाद किसी परिस्थिति से बंद करना पड़ा वहाँ पे। जी। तो फिर मैंने अपने गांव की कंडीशन देखी कि यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। जी हाँ। तो इसलिए मैं गांव में सेटल हो गया यहाँ पे काम करने के लिए। ये गांव में अभी आपको काम करते हुए कितना समय हो गया है? 13 साल हो चुके हैं मेरे। कुल मिलाकर के 13 सालों से गुसाई जी द्वारा अपने यहाँ पर अपना व्यवसायी और अपना एक तरफ से जन सेवा भी की जा रही है ग्रामवासियों की। तो आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गुसाई जी एक तरफ से जन सेवक भी हैं। तो अगला प्रश्न मेरा ये है, अगर हम सड़क की बात की जाए, जो चमोली लासी सरतोड़ी मोटर मार्ग है वो अभी भतंगेला गांव तक निकले, जिससे किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बीच का रास्ता
निकालने के लिए गुसाई जी तैयार हैं। चमोली लासी सरतोली मोटर मार्ग को बेरासकुंड महादेव तक पहुंचाने के लिए गुसाई जी पूरी तरह से तैयार हैं। तो गुसाई जी, मेरा अगला प्रश्न है, आप अपने जो हमारा क्षेत्र है सरतोली भतिंगला धारकोट को, इसको पर्यटन की दृष्टि से कहाँ तक देखते हैं? पर्यटन की दृष्टि से तो आप देख सकते हो यहाँ की सीनरी, यहाँ मतलब पूरा व्यू दिखता है। यहाँ पे टॉप का गांव है, लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं थके हारे और यहाँ आके अपनी पूरी थकान भूल जाते हैं। जी, ये ऐसी जगह है, इसीलिए मेरा भी मन यहाँ से बाहर जाने का नहीं करता है, बिल्कुल बिल्कुल जाहिर सी बात क्योंकि है। यहाँ का जी हाँ, वातावरण कुछ ऐसा ही है। जी जी जी। इसीलिए मैं यहाँ रम गया हूँ अब, आप यहाँ पर रम गए हैं, तो जो और यहीं के लिए काम करना चाहता हूँ। बिल्कुल, तो अभी आप इसलिए आप यहाँ पर अपना कार्य लगातार आपका कार्य करने का सिलसिला जारी है, और जनप्रतिनिधि बनने के बाद भी आपका जो जन सेवा है और आपका जो जन सेवा के प्रति जो लगाव है वो जारी रहेगा, जारी रहेगा। तो अगला प्रश्न मेरा ये है कि सरतोली जो है वो हमारा सैनिक बाहुल्य गांव है, जी क्योंकि यहाँ पर 50% लोग सेना में हैं और कुछ अभी ऑन सर्विस हैं, कुछ लोग अर्धसैनिक बलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन गुसाई जी, हमारा जो सरतोली गांव है सैनिक बाहुल्य गांव, वह जो देवाल ब्लॉक में एक सवाड़ गांव है सैनिक बाहुल्य गांव, आपने सुना होगा। सरतोली गांव को सवाड़ गांव की जैसी पहचान अभी तक नहीं मिल पाई है, जो पहचान मिलनी चाहिए थी। तो आप क्या मानते हैं, और आपका जनप्रतिनिधि बनने के बाद इसके लिए आप क्या कदम उठाएंगे कि क्षेत्र को, गांव को एक नई पहचान मिले? ये पहचान ना मिलने का कारण यहाँ पे ये है कि यहाँ के अधिकांश फौजी पलायन कर चुके हैं। जी मतलब 80% लोग यहाँ पे फौजी हुआ करते थे, जी, पहले उसमें से 80 में से 50 से अब बाहर चले गए, बाहर चले गए, शिफ्ट हो पलायन पलायन कर कर चुके हैं। इसलिए यहाँ पे ये पहचान नहीं बना पाए ये गांव। जी वरना अगर एकजुट एकमुट रहते थे तो कुछ ना कुछ होता। बिल्कुल, लेकिन मैं अगर मेरे को मौका मिलता है मैं कोशिश करूँगा इस क्षेत्र में भी कुछ अपने सैनिक बाहुल्य गांव। सैनिक बाहुल्य गांव के लिए कुछ कर पाऊँ, जी। इनका नाम आए इस गांव का, जी और आगे इसकी परंपरा बरकरार रहे, जो जिस नाम से ये जाना जाता है सैनिक बाहुल्य गांव से, जी हाँ। तो उसकी पहचान छोड़ी हो। आपके दादाजी भी खुद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रह चुके हैं, जी और आपके पापा जी भी खुद सेना में हैं। जी तो पहचान दिलाएंगे गांव के लिए, ये कहना है गुसाई जी का। तो गुसाई जी, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे ये है कि जो हमारा क्षेत्र है सरतोली भतिंगला धारकोट, तो क्या इस क्षेत्र में आपके कार्यकाल में कभी कोई ऐसा मेला आयोजित होगा जो मेला आज तक आयोजित नहीं हुआ? जी अगर मैं ये पद ले रहा हूँ, राजनीति में आया हूँ, तो मैं सिर्फ पैसों के लिए नहीं आया। जी हाँ, पैसों के लिए आना होता है तो मैं कहीं बाहर रहता, अच्छे खासे शहरों कस्बे में, या आज से लगभग आपको बताता हूँ मैं जी 13 साल पहले जब मैं यहाँ नहीं आया था, उससे पहले मैं हेमकुंड साहिब में जी हाँ, रहता था, तो वहाँ मैं अच्छे खासे पैसे कमाता था। जी एक महीने का 1 लाख रुपया कमाता था मैं वहाँ पे। लेकिन आज भी मैं वहाँ जाऊँ तो लगभग लगा लो आप 10 साल हो चुके हैं, जी 10 या 13 साल हो गए 13 साल हो वहाँ गए। से आए हुए मेरे जी को। तो 13 सालों में मैंने यहाँ जो एक्सपीरियंस लिया है, जी हाँ, उसको लेके मैं फिर उसी जगह पे जाऊँ तो उस टाइम में 1 लाख कमाए तो उसका डबल लगा लो, 1 महीने में 2 लाख इजीली कमा सकता हूँ। कमा सकते हैं आराम से। लेकिन अब मैं जाना नहीं चाहता, आप मैं जाना नहीं अपने चाहते? गांव के लिए, जी हाँ, अपने क्षेत्र में पैसे के पीछे भागने वाला इंसान नहीं हूँ। जी हाँ, और भागना होता तो मैं कहीं नौकरी करता, जॉब करता, और या वहीं चले जाता, या किसी अच्छे खासे गोपेश्वर, कर्णप्रयाग, चमोली ऐसे शहरों में शिफ्ट होके वहीं रह सकता था। जी हाँ, जी हाँ, गांव में तो सीमित होती है ना इनकम, जी जी सीमित लोग हैं, जी। लेकिन बड़े बड़े जितना पॉपुलेशन में जाओगे उतनी इनकम बढ़ेगी आपकी। जी हाँ, और ये मेरे को एक्सपीरियंस भी काफ़ी हो चुका है। जी लेकिन मैं अब इसी गांव में रह के यहीं की सेवा करने मैं विश्वास करता हूँ, जहाँ हम पैदा हुए हैं, जिस मिट्टी में हमने जन्म लिया है, इसी के लिए कुछ कर गुजरने की क्षमता रखता हूँ। और जीतने के बाद मैं अपना सर्वस्व इस यहाँ न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ, इस क्षेत्र में यहाँ की जनताओं के लिए। और
मैं सोचता हूँ कि मैं आज तक जो राजनीति की परिभाषा बनी है यहाँ पे गांव में, जी कि ये हुआ है कि अपने लिए बना है, अपने लिए किया है। जी हाँ मैं चाहता हूँ मैं न बोलूँ मैंने अपने लिए ये किया है, जी हाँ मैंने तुम्हारे लिए ये किया है, जी हाँ बल्कि जनता बोले कि उसने गांव के लिए ये जी किया है। जी हाँ मेरे दादाजी फ्रीडम फाइटर थे, जी हाँ तो फ्रीडम फाइटर से घर आने के बाद वो काफ़ी जगह विदेशों में सुभाष चंद्र बोस जी के साथ रंगून, जापान, वर्मा, यहाँ तक जेल में भी बंद रहे। जी हाँ और उसके बाद वो उन्होंने भी घर आके भी फिर भी देश सेवा की, जी गांव की सेवा की। 17 साल वो प्रधान रहे। जी हाँ उस टाइम तो 17 ग्राम सभाएं होती थी, बिल्कुल जी हाँ जितना जिला पंचायत है इतना जी लगभग ग्राम। 17 साल वो प्रधान रहे उन्होंने। उस टाइम बजट नाम का कुछ चीज़ नहीं आती थी। नहीं आता था। जो सरकारी कर्मचारी आते थे या कुछ काम वाले आते थे, जी हाँ उनको अपने घर से खिलाना पड़ता था। जी तो उन्होंने उस टाइम की सेवा की और मैं भी उन्हीं के पच्चीनों पे आगे बढ़ना चाहता हूँ। जी और जनता से अपील करता हूँ कि आप मेरे साथ दें इस कार्य में। तो बहुत बहुत धन्यवाद गोसाई जी, आपने अपना कीमती समय हमारे दिया। तो ये थे हमारे साथ दिनेश गोसाई जी, हमारे क्षेत्र सरदोली भतंगेला धारकोट से प्रत्याशी क्षेत्र पंचायत सदस्य के दिनेश गोसाई जी। तो ये थी हमारी आज की मुलाकात। अगर आप लोगों को हमारा मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो इस ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं एक ऐसे ही अगले ब्लॉग में। देखते रहिए सत्तू पहाड़ी ब्लॉग।